Hello, hi everyone. This is Yash Gaikwad, and let's do a quick revision of our chapter 2 utility analysis in under 10 minutes. सबसे पहली चीज हमने जो देखी थी यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट, किसी भी चीज की क्षमता जो हमें सेटिस्फेक्शन दे सके, किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को। मैं उसे नाम देता हूँ वांट्स का। वांट्स का नेचर क्या होता है? ये अनलिमिटेड होती है और ये रेकरिंग इन नेचर की होती है। दूसरी चीज, वांट्स हमारी डिफर कर सकती है बेस्ड ऑन आवर जेंडर, सीजन्स, हैबिट्स एंड कल्चर्स। अब किसी भी कमोडिटी से जो मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, उस पार को मैं नाम देता हूँ यूटिलिटी का। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिविजुअल अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सके, इसलिए हम पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव क्यों? क्योंकि वो टाइम एंड प्लेस के हिसाब से चेंज हो सकता है कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको नोट्स एंड लेक्चर्स की ज्यादा जरूरत पड़े तो इनकी यूटिलिटी तब ज्यादा हो। वहीं पे आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे गर्मी है बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे लिनन एंड कॉटन क्लोथ्स की यूटिलिटी ज्यादा है। ठंडे फूड आर्टिकल्स की जैसे आइसक्रीम्स एंड सो ऑन की यूटिलिटी ज़्यादा है। वहीं आप किसी गर्म जगह की जगह किसी ठंडी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पे विंटर वेयर, वुलन वेयर की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज़ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कि इंडिविजुअल को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो उसका साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन है। उसे आप ऐसे सब्जेक्टिवली ही जज कर पाएँगे कि वो सब बेस्ड ऑन, और ये इन्फ्रेंस पे है कि उस इंडिविजुअल की टेस्ट प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स क्या-क्या है। नेक्स्ट इज़ एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट कि अगर कोई कमोडिटी मैं कंज़्यूम कर रहा हूँ, तो उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मैं सिर्फ़ वो मेज़र कर रहा हूँ। उस कमोडिटी को कंज़्यूम करने का मुझ पे अच्छा-बुरा क्या असर हो रहा है, मैं उसे कंज़्यूम नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल सिगरेट्स। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस कि किसी चीज की कितनी यूटिलिटी है और उसकी कितनी यूजफुलनेस है मेरी लाइफ में। वो दो बिल्कुल ही अलग चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू अ कंजम्पशन कंज्यूमर, वेयर एज लिकर हैज ओनली यूटिलिटी टू एन एडिक्ट बट हैज नो यूजफुलनेस कि अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए अल्कोहल की यूटिलिटी है बट उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है। वहीं पे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीज आप कंज्यूम करें उससे आपको यूटिलिटी मिले, बट साथ ही साथ प्लेजर भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन जो आप डॉक्टर आपको देता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन कि क्या यह यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन की यूटिलिटी, किसी चीज में यूटिलिटी है, वो मेरी नीड सेटिस्फाई कर सकती है, इसीलिए मैं उसे कंज्यूम करूंगा। हेंस यूटिलिटी इज द कॉज फॉर कंजम्पशन, और सेटिस्फेक्शन क्या है? एक एंड रिजल्ट है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू मेजर ऑफ यूटिलिटी कि हम ये मेजर करते हैं कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स 1 2 3 4। और हम ये मान के चल रहे हैं कि यूटिलिटी तीन तरीके की हो सकती है, इधर यूटिलिटी कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी कुड बी मल्टीपर्पज की जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उससे आप मल्टीपल डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से फैन रन कर सकते हैं, एसी रन कर सकते हैं। तो किसी चीज की से आप मल्टीपर्पज भी यूटिलिटी डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट कि जब आपको ज्यादा प्यास है उस समय आपको पानी की नीड ज्यादा है, जब आपको प्यास नहीं लगी तो आपको पानी नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए यूटिलिटी डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट पे। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन डिमांड कि आपकी किसी चीज के प्रति जितनी ज्यादा यूटिलिटी होगी आप उस गुड को उतना ज्यादा कंज्यूम करना चाहोगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के 6 मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ फॉर्म कि किसी चीज का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना फ्रॉम शेप और साइज में, उसके कारण जो यूटिलिटी डिराइव हो। जैसे अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े से फर्नीचर बनाते हैं, उसे हम यूटिलिटी ऑफ फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ प्लेस की कोई चीज कमोडिटी आपको किस जगह पे चाहिए, उसे हम यूटिलिटी ऑफ प्लेस का नाम देते हैं कि इट इज द यूटिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस। जैसे कि कोई मैंगोज है या एप्पल्स है, वो कश्मीर में कहीं उग रहा है, बट आपको वो आपके मेट्रो सिटी में, पुणे में, बॉम्बे में चाहिए। जहां पे आप उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मूव कर रहे हैं, उसे हम यूटिलिटी ऑफ प्लेस का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ सर्विस, जहाँ पे पर्सनल नेचर की सर्विसेज इन्वॉल्व होती है बाय वेरियस प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड सो ऑन, जहाँ पे पर्सनल टच इन्वॉल्व है, उसे हम यूटिलिटी ऑफ सर्विस कहते हैं। यूटिलिटी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जान के कुछ सीखने को मिलता है, उसे हम यूटिलिटी ऑफ नॉलेज कहते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहा है, बट रेदर यू आर गेटिंग मेंटल एप्टीट्यूड अबाउट दोज गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज पोजेशन यूटिलिटी की जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू बायर कि जहाँ पे आपको कोई गुड्स की पोजेशन या ओनरशिप मिल रही है, उसे हम पोजेशन यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी की जब आपको जरूरत पड़ने पे कोई चीज समय पे मिल जाए, उसे हम टाइम यूटिलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में हमें दो चीजें पढ़नी है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? हर सक्सेसिव कंजम्पशन पे जो मुझे यूटिलिटी मिली उसे मैं एग्रीगेट कर दूं, साथ में जोड़ दूं, तो वो बन जाती है मेरी टोटल यूटिलिटी। और हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो चेंज इन टीयू आ रहा है, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी जो आ रहा है हर सक्सेसिव कंजम्पशन पे, उसे मैं नाम देता हूँ एज मार्जिनल यूटिलिटी का। अब यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का एक कर्व है और एक टीयू टीयू का कर्व है। जैसे मान लीजिए मैं पहले 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, तो मेरी टोटल यूटिलिटी 0 थी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। मैंने यूनिट 1 कंज्यूम किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 10।
अब 0 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो मेरी पहली यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 10। तो हर सक्सेसिव कंजम्पशन के बाद जो मेरा टीयू आ रहा है 10, 18, 24, इसे मैं कहता हूँ सक्सेसिवली इंक्रीजिंग टीयू। जो एक टाइम पे जाके आप देखेंगे कि टीयू बढ़ता है, स्टेबल होता है, फिर गिरता है। और मार्जिनल यूटिलिटी कंसिस्टेंटली गिरती रहती है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 पे। अब ये चीज़ ऐसा क्यों है वो हम समझेंगे थोड़ी देर में। बट पहले हम इसी को एक ग्राफ में एनालाइज करते हैं। क्या कि हमारी टीयू एट फर्स्ट इनिशियल लेवल सेम रहेगी एज एमयू। दूसरा हमारा टीयू बढ़ेगा, एट द सेम टाइम एमयू गिरेगा। जिस पॉइंट पे एमयू जीरो हो जाता है उस पॉइंट पे टीयू मैक्सिमम होता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सेटिटी कहते हैं। और पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद एमयू नेगेटिव हो जाता है और टीयू डिक्लाइंस पॉजिटिवली। और ये जो एमयू नेगेटिव हुआ है तो ये जो एरिया आया है इसे हम डिसयूटिलिटी का नाम देते हैं। सेम चीज हैज बीन गिवन हियर इन द न्यूमेरिकल फार्मूला की फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू एमयू सेम रहता है, सेकंड में टीयू बढ़ता है, एमयू गिरता है। नेक्स्ट एट टीयू इज हाईएस्ट व्हेन एमयू बिकम जीरो, देन टीयू फॉल्स एंड एमयू फॉल्स नेगेटिवली। और ये जो पॉइंट यहाँ पे टीयू हाईएस्ट है, एमयू जीरो है, उसे हम पॉइंट ऑफ सेटिटी का नाम दे रहे हैं। और एक रैशनल कंज्यूमर इस पॉइंट के बाद कंजम्पशन छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि एमयू नेगेटिव हो रहा है तो उसे डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंजम्पशन। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले प्रोफेसर गॉसिन ने प्रपोज किया था। लेटर इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। इट इज द बेसिस फॉर कंज्यूमर बिहेवियर कि कंज्यूमर कोई गुड क्यों कंज्यूम करता है। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given commodity increases in his stock of things diminishes with increase in the stock that he already has। यानी कि क्या कि अगर एक रैशनल कंज्यूमर है और बाकी चीजें कांस्टेंट है तो वो जब भी एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसका जो टोटल यूटिलिटी है उसमें डिमिनिशिंग रेट पे मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। यानी कि हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे उसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाएगा। वो चीज यहाँ पे दी गई है। इन अदर वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम गोज ऑन डिमिनिशिंग एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए हम कुछ अजम्पशन पढ़ रहे हैं। वो अजम्पशन क्या क्या? रैशनैलिटी कि हमारा कंज्यूमर रैशनल है। दूसरा है कार्डिनल मेजरमेंट की जो हम यूटिलिटी है उसे हम नंबर्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 के टर्म्स में। नेक्स्ट इज होमोजीनिटी कि आपका जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो कमोडिटी वो होमोजीनियस है, एक ही सेम शेप, साइज, कलर और कैरेक्टरिस्टिक्स का है। दूसरा है कंटिन्यूटी कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे कंजम्पशन कर रहे हो, उसमें कोई टाइम लैग नहीं है। नेक्स्ट इज रीजनेबिलिटी की आप रीजनेबल साइज ऑफ कमोडिटी ही कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी की आपकी प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड other factors constant रह रहे हैं, like marginal utility of money is also assumed to be constant. Next is divisibility कि जो भी आप गुड कंज्यूम कर रहे हो वो डिविजिबल है। नेक्स्ट इज सिंगल वांट कि एट अ टाइम एक गुड एक ही नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव द सेम कर्व ऑफ एमयू कर्व दैट इज डिक्लाइनिंग। तो हमें तो ये तो पता है कि एमयू कर्व जो है पहले फर्स्ट पॉइंट पे टीयू के इक्विवेलेंट होता है, फिर उसके बाद एमयू ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट स्टार्ट्स टू फॉल टिल इट रीचेस अ पॉइंट वेयर इट बिकम जीरो एंड लेटर गिव्स राइज टू डिस यूटिलिटीज। तो यहाँ पे पॉजिटिव यूटिलिटी है, यहाँ पे यूटिलिटी जीरो है, यहाँ पे यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसी चीज को हम समझते हैं कि ये है लॉ ऑफ डीएमयू। अब ये लॉ ऑफ डीएमयू कहाँ ऑपरेट नहीं करता है? उसे हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू। यानी कि क्या नॉर्मल लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि एज दी successive unit of consumption increases, the utility, marginal utility derives keeps on falling। इसका exception क्या होगा? As the successive unit of consumption increases, the marginal utility will also increase। अब ये कौन कौन से केसेस में हो सकता है? हॉबीज के केस में, जैसे आप कुछ कॉइन्स, स्टैम्प्स, पेंटिंग्स जमा कर रहे हैं तो जब भी आप कोई नया आर्टिकल लाएंगे आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी। दूसरा हो सकता है माइजर के केस में कि अगर कोई इंसान बहुत कंजूस है तो वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना पाए प्रेफर करेगा, इसलिए उसकी मार्जिन वो रैशनल कंज्यूमर नहीं है, तो उस केस में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। एडिक्ट के केस में कि अगर कोई किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है जैसे अल्कोहल, तो उसके लिए हर सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अ ड्रिंक विल नॉट नेसेसरीली गिव हिम डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि वो जितनी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उसे उतना ज्यादा नशा हो रहा है। तो एडिक्शन के केस में हमारा लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज पार की जब किसी को पार मिल रही है, ऑटोनॉमी मिल रही है, वो और ज्यादा पार और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहेगा, तो उस केस में हमारा लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज मनी की मनी के केस में हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, कि अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो आप कोई 2,000 रुपए मिल जाए, फिर 3,000 रुपए मिल जाए, फिर 4,000 रुपए मिल जाए, आपकी यूटिलिटी फॉर मनी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आप मना तो नहीं करोगे ना आते हुए लक्ष्मी को, इसलिए इन केस ऑफ मनी ऑल्सो दिस लॉ डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ। इसकी क्रिटिसिज्म्स क्या है कि हम इस लॉ को क्यों क्रिटिसाइज करें कि ये लॉ अच्छा क्यों नहीं है? पहला, एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि भाई हम सारी यूनिट्स होमोजीनियस रहेगी, कंटिन्यूस कंजम्पशन रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, कंज्यूमर रैशनल रहेगा। तो कई केसेस में जैसे कि एडिक्शन के केसेस में, लग्जरी गुड्स के केसेस में कंज्यूमर रैशनल नहीं रहता है।
दूसरा है कार्डिनल मेजरमेंट, कि हमें पता है यूटिलिटीज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर। आप साइकोलॉजिकल फैक्टर को नंबर्स में मेजर कर रहे हो, तो वहां पे एक गड़बड़ है। दूसरा है इंडिविजिबल गुड, कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम, तो मैं एक बार में जाके दुकान से खरीद के लाता हूँ, बट उससे मैं डिवाइड नहीं कर सकता इंटू स्मॉलर यूनिट्स, तो उन गुड्स का क्या होगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट एमयू ऑफ मनी, कि हम ये एक चीज अज्यूम करके चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स सेम। और लास्टली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि एक कमोडिटी एट अ टाइम एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि रियल लाइफ में नॉट नेसेसरीली ट्रू हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूजेस है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, ये लॉ कहाँ पे यूजफुल होता है, कंज्यूमर को डाइवर्सिफाई करने में, कि कौन से मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम करे ताकि उसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। गवर्नमेंट को यूजफुल रहता है इन मेकिंग टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड सो ऑन। ये फिर पैराडॉक्सेस बताता है कि कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू इन यूज ज्यादा हो रेदर देन इन वैल्यू इन एक्सचेंज, सच एज वाटर, एयर एंड सनशाइन, वर्सेस कुछ गुड्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा हो रेदर देन वैल्यू इन यूज, की कोई गुड वैसा है जिसे मार्केट में बेचने पे, एक्सचेंज पे उसकी वैल्यू मुझे ज्यादा मिले रेदर देन कि वो गुड मैं खुद यूज करूं, सच एज गोल्ड एंड डायमंड। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डीएमयू फॉर्म्स बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, जो कहता है कि एज डिमांड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज related to its price in an inverse relationship as the price of a commodity increases the demands fall, जैसे जैसे कोई चीज महंगी होती है वैसे वैसे उसकी डिमांड गिरती है। वो चीज हम लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड में हमारे अगले चैप्टर में। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस लेवल्स, कि अगर कोई यूनिट में कंज्यूम कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और उससे मुझे ये फॉलोइंग यूटिलिटी मिल रही है 10 8 7 5 3 1, और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे ये जो यूटिलिटी है इसे इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करना है, कि मुझे जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिला है वो 10 है, यूनिट है, पर रुपए में बताओ ना, वो 10 यूनिट ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज का सेटिस्फेक्शन। तो मैंने ये कंज्यूम कर दिया कि लेट्स से 1 यूनिट ऑफ मनी इज इक्वल टू 10 रुपीज, तो एक यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू 10 रुपीज, तो मुझे एक यूनिट कंज्यूम करने पे 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी कितना होगा, 10 into 10। 8 यूटिल्स कितना होगा, 8 into 10। सिमिलरली ऐसे करके मुझे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी पता है, मुझे पता है कि प्राइस फिक्स है ₹50। तो यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ आ जाता है जिसमें मुझे पता चलता है कि आई विल बाय अ प्रोडक्ट as long as the marginal utility that I am deriving out of it in terms of money is greater than the price of a commodity, कि मुझे पता है कि मैं 50 रुपए दे खर्च करके 100 रुपए का फायदा ले रहा हूँ, तो मैं वो कमोडिटी खरीदूंगा, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा यूटिलिटी। वहीं पे मुझे पता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसे मैं इंट्रा यूटिलिटी कह रहा हूँ, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा हूँ, जहां पे कंज्यूमर विल बाय अ प्रोडक्ट। वहीं पे एक प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस सेम होगा, मुझे 50 रुपए दे के 50 रुपए की ही चीज मिल रही है, तो उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है, वेयर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। वहीं पे उसका उल्टा, कि जहां मैं 50 रुपए तो दे रहा हूँ लेकिन मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो 10 रुपए की भी नहीं है, वहां पे कंज्यूमर सोचेगा उस कमोडिटी को कि ना ही खरीदे, तो उसे मैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो चीज यहाँ दी गई है। लास्टली यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन पॉइंट है, पहला है कि टू इंग्लिश इकोनॉमिस्ट J.R. Hicks and R.D.D. Allen were the main exponents of indifference model. It was evolved as supersede cardinal utility analysis given by Professor Alfred Marshall. Indifference curve was adopted as a concept of ordinal utility. कि यहाँ पे आपको दो इकोनॉमिक्स की फोटो दी गई है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा एज अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट, वैसे ही ऑर्डिनल यूटिलिटी को समझने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिया। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कि मान लीजिए मेरे पास दो कमोडिटी है, कमोडिटी ए और कमोडिटी बी, तो मैं इनके पेयर्स बना सकता हूँ। मान लीजिए कमोडिटी ए का 1 यूनिट, कमोडिटी बी का 2 यूनिट, या कमोडिटी ए के 2 यूनिट, कमोडिटी बी का 1 यूनिट, तो ऐसे कितने पेयर्स में बना पाऊं जिससे मुझे एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और उन्हें मैं एक कर्व पे पॉइंट कर दूं कि इस कर्व में मैं किसी भी पॉइंट पे रहूं मेरा टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, बस मैं दो कमोडिटी के क्वांटिटीज को चेंज कर रहा हूँ। उसे मैं नाम देता हूँ एज इंडिफरेंस कर्व का, जो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उसी इंडिफरेंस कर्व के बारे में दिया गया है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस पॉइंट इंडिकेटिंग पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, की दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता हो। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए हमारे समरी नोट्स के थ्रू, तो वो भी इस चैप्टर में इस चैनल पे अवेलेबल है, सो डू गो एंड चेक दैट आउट, एंड थैंक यू।